1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश में निराशा का माहौल था। लोग चाहते थे कि कोई उन्हें इस माहौल से निजात दिलाए। लोकसभा चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस के पक्ष में गए। देश के लोगों ने राजीव गांधी को अपना प्रधानमंत्री चुना। अगले 5 साल में राजीव गांधी ने देश के लिए बहुत सारे फैसले लिए, ऐसे फैसले जिन्होंने देश की जनता के दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ दी और देश को तरक्की की राह पर ले गए। राजीव गांधी ने कुछ सेक्टर्स में सरकारी नियंत्रण को खत्म करने की कोशिश की। ये सब 1991 में बड़े पैमाने पर नियंत्रण और लाइसेंस राज के खात्मे की शुरुआत थी। राजीव गांधी ने इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स घटाया, लाइसेंस सिस्टम आसान किया और कंप्यूटर, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों से सरकारी नियंत्रण खत्म किया। साथ ही कस्टम ड्यूटी हटाई और निवेशकों को बढ़ावा दिया। बंद अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया की खुली हवा महसूस करवाने का यह पहला मौका था। मताधिकार पर ही लोकतंत्र की नींव रखी जाती है। जिस देश में जितने अधिक नागरिक को मताधिकार मिलता है, उस देश को उतना ही अधिक जनतांत्रिक समझा जाता है। देश को जनतांत्रिक बनाने में राजीव गांधी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजीव ने मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। 21 साल से घटाकर 18 साल करने के फैसले से 5 करोड़ युवा मतदाता और बढ़ गए। इस फैसले का कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन राजीव गांधी को राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की शक्ति का एहसास था। राजीव गांधी ने ईवीएम मशीनों को चुनाव में शामिल करने समेत कई बड़े चुनाव सुधार भी किए थे। ईवीएम की वजह से उस दौर में बड़े पैमाने पर जारी चुनावी धांधलियों पर भी रोक लग गई थी। 1986 में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। लगभग एक जिले में एक नवोदय विद्यालय है और आज ऐसे हालात है कि शहरी क्षेत्र के बच्चे भी नवोदय विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। राजीव का ये फैसला 1986 की घोषित शिक्षा नीति के तहत लिया गया था। पीवी नरसिंह राव ने देश की कमान काफी मुश्किल समय में संभाली थी। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चिंताजनक स्तर तक खो गया था और देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। उन्होंने रिजर्व बैंक के अनुभवी गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर देश को आर्थिक भंवर से बाहर निकाला। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही आरंभ हुआ था। देश को आज़ादी दिलवाने में भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के नाम से भी जाना जाता है, जो महज 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटकना कबूल किया, लेकिन अंग्रेजों की एक भी चाल नहीं चलने दी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के बंगा में हुआ, जो उस वक्त भारत का हिस्सा था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। जब उनका जन्म हुआ तब उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह 1906 में लागू किए गए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के चलते जेल में थे। उन्हें हमेशा से ही अपने घर पर ही देशभक्ति का माहौल मिला। इसी चिंगारी के साथ उन्होंने अपना बचपन जिया। भगत सिंह ने अपनी 5वीं तक पढ़ाई गांव में ही की। उसके बाद वो लाहौर के दयानंद एग्लो वैदिक हाई स्कूल में चले गए। भगत सिंह ने छोटी उम्र में ही महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का पूरी निष्ठा के साथ पालन शुरू कर दिया। भगत सिंह ने अंग्रेजों की संसद में बम विस्फोट किया था, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन इससे पहले उन्हें जिस जेल में रखा गया था वो जेल आज भी मौजूद है। 23 मार्च 1931 को क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी दे दी गई। आज भी वो जेल वैसी की वैसी ही है। दरअसल भगत सिंह को और उनके साथियों को 14 जून 1929 को जेल में बंद किया गया था। पीवी नरसिंह राव के बाद देश की कमान संभालने वाले अटल बिहारी वाजपेयी बतौर राजनेता हर मुमकिन ऊंचाई तक पहुंचे। प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1958 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इसके बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की बुलंदियों को हासिल किया। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी ने जिस काम को सबसे ज्यादा अहम माना था वो है सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की।
उनके फैसले ने देश के आर्थिक विकास को जबरदस्त रफ्तार दी। वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान देश में निजीकरण को उस रफ्तार तक बढ़ाया गया जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वाजपेयी ने 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक खास मंत्रालय का भी गठन किया था। वाजपेयी ने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 26% तक किया था, जिसे 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बढ़ाकर 49% तक कर दिया। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की स्कीम को वाजपेयी सरकार ने ही खत्म किया था। भारत में संचार क्रांति का जनक भले ही राजीव गांधी को माना जाता हो, लेकिन उसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम वाजपेयी सरकार ने ही किया था। 1999 के बाद भारत संचार निगम लिमिटेड के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के जरिए लोगों को सस्ती दरों पर फोन कॉल्स करने का फायदा मिला और बाद में सस्ते मोबाइल फोन का दौर भी शुरू हो गया। 16 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान वाजपेयी के ही कार्यकाल में शुरू किया गया। 2000 में 2001 में उन्होंने यह स्कीम लागू की थी, जिसके चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई। 2000 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप आउट हुए थे, उनकी संख्या 2005 आते आते 10% के आसपास आ गई। इस मिशन से वाजपेयी के लगाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम लाइन स्कूल चले हम खुद से लिखा था। आजादी की बात हो ही रही है तो अमरोहा के वीर सपूतों की चर्चा करना भी जरूरी है। लाला लाजपत राय और बाबूलाल वैश्य जैसे मतवालों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इन फ्रीडम फाइटर्स के परिवार अमरोहा में स्वदेश के अभियान को धार देकर प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लाखों किसानों को मिल रहा है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। योजना के तहत ऐसे किसानों के परिवारों को हर साल 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये रुपए 4 महीने के अंतराल पर 2,000 की किस्त के रूप में किसानों के खाते में भेजे जा रहे हैं। इस योजना का लाभ लाखों जरूरतमंद किसानों को लगातार मिल रहा है। अगर आप अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 1 लाख तक का लोन दिया जाता है। योजना में 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु कैटेगरी के तहत 50 तक का लोन दिया जाता है। किशोर कैटेगरी के तहत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। वही तरुण कैटेगरी के तहत 5 लाख से 10 लाख तक का लोन का प्रावधान है। अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसके लिए भी इस योजना के तहत लोन उपलब्ध करवाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना जरूरतमंदों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवार को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष फ्री बीमा की सुविधा दी जा रही है। इससे सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम माना जा रहा है। इस योजना को 2018 में लॉन्च किया गया। इस योजना के कारण कई परिवारों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य सभी को घर उपलब्ध कराना है। इसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत होम लोन में सब्सिडी दी जा रही है। इस सब्सिडी के तहत होम लोन वालों को लगभग 2,60,000 रुपए का लाभ मिलता है। इस स्कीम से लोगों को अपना घर खरीदने में तो मदद मिल ही रही है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलते हुए नजर आ रही है। 2016 में ग्रामीण महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई गई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ने महिलाओं के मुश्किल भरे जीवन को काफी हद तक आसान कर दिया। इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को बड़ी संख्या में एलपीजी गैस सिलेंडर बांटे गए। इसके साथ ही दीपावली और होली के अवसर पर गैस सिलेंडर को फ्री में रिफिल करके दिया जाता है। इस योजना की वजह से लाखों महिलाएं बिना किसी परेशानी के घर में खाना बना रही है। एक समय था जब सिर्फ मध्यम और उच्च आय वर्ग के लोग ही इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जरूरतमंद भी सोशल सिक्योरिटी का लाभ उठा सकते हैं। आज हम जिस बीमा पॉलिसी की बात कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस पॉलिसी के जरिए देशवासी सालाना सिर्फ 20 रुपए खर्च करके 2 लाख रुपए का कवर प्राप्त कर सकते हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सालाना 300 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करके 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के लोग उठा सकते हैं।
2014 में शुरू की गई केंद्र सरकार की एक योजना की कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी तारीफ की है। इस योजना के जरिए लाखों जरूरतमंदों का बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस पर खुलवाया गया। इस योजना का लाभ परिवार के 2 सदस्य उठा सकते थे। जनधन योजना के तहत खाते खोले गए और बैंक किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज नहीं लगाता है। इन खातों को खुलवाने का एक लाभ यह हुआ कि अब सरकार की चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ सीधे जनधन खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की आज़ादी को 3 साल हो गए। इन 3 सालों में नए जम्मू कश्मीर की फिजा में जबरदस्त बदलाव है। दहशत का माहौल लगभग काबू हो चुका है। डल झील के इलाके में देर रात तक चहल पहल रहती है। झील में तैरते शिकारों पर पर्यटकों का शोर सन्नाटे को दूर तक चीरता हुआ बदले कश्मीर की तस्वीर सामने रखता है। जम्मू कश्मीर के माहौल में न केवल बदलाव आए हैं बल्कि आर्थिक विकास और पर्यटन को भी पंख लगे हैं। विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में लाखों लोगों का पेट भरा। इस योजना के तहत 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति को हर महीने मुफ्त राशन दिया जा रहा है। योजना का सीधा लाभ 80 करोड़ से अधिक लोग तक पहुंच रहा है। अगर ये योजना शुरू न होती तो कोरोना महामारी के दौरान जब काम धंधा बंद हो गया था तब लोग भूखे मर जाते। इसलिए मोदी सरकार की इस योजना को काफी सराहा जा रहा है। भारत की आज़ादी में प्रमुख नाम है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, अरविंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्य सिंह, बुटकेश्वर दत्त, ये सभी भारत की आज़ादी के प्रमुख दावेदार हैं। महात्मा गांधी के अहिंसा के पथ पर चलने के लिए बुटकेश्वर दत्त, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तैयार नहीं थे। उन्हें भारत की आज़ादी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति और विचारों के मतभेद के चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग ही दास्तां तैयार की और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। भारत को आज़ाद कराने के लिए जिस तरह भारतीय पुरुषों ने अपना जोर दिखाया, उसी तरह भारतीय महिलाओं ने भी पुरुषों का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के नाम एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मातंगिनी हजारा और सिस्टर निवेदिता शामिल है, जिन्होंने आज़ाद भारत के सपने को साकार करने में अहम योगदान दिया। अंग्रेज भारत में भारतीयों के दिलों में धीरे धीरे आजादी के आग बढ़ते देख परेशान हो चुके थे, जिसके चलते अपना राज बनाए रखने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, जिसके कारण उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों की एकता में फूट डालने की कोशिश भी की थी। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में कई कार्यक्रम भी किए गए, जैसे नमक कानून को तोड़ना, सरकारी संस्थाओं और शिक्षा केंद्रों का बहिष्कार करना, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों और अफीम की दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया था कि कोई भी भारतीय ना तो नमक बना सकता था और ना ही बेच सकता था, जिसके जवाब में महात्मा गांधी ने भी 20 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक पैदल 200 मील का रास्ता तय किया। महात्मा गांधी समुद्र किनारे पानी से नमक बनाकर उन्होंने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन ये आंदोलन शुरू हो चुका था। इस आंदोलन को नमक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के आंदोलन को पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया। गांधी और नेहरू समेत हजारों लोग जेल में डाल दिए गए। साल 1926 में भारत नौजवान सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया और इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन किया। ये चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। 30 अक्टूबर 1928 को भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया। उनके साथ लाला लाजपत राय भी शामिल थे। लाला लाजपत राय दूसरे क्रांतिकारियों के साथ साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही खड़े रहे। उनके आंदोलन पर लाठीचार्ज हुआ। लाला जी पूरी तरह घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के विरोध में हो रहे आंदोलन में लाला जी की मौत से देश की आजादी के लिए हो रहे आंदोलन में और भी तेजी आ गई। हालांकि भगत सिंह और उनकी पार्टी को बहुत जोर का झटका लगा था। भगत सिंह और उनके साथियों ने ठान लिया कि अंग्रेजों को इसका जवाब देना होगा और लाला जी की मौत के जिम्मेदार लोगों को मार डाला जाएगा। भगत सिंह ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस के ऑफिसर स्कॉट को मारने के लिए प्लान बनाया, लेकिन उसकी जगह गलती से उनके असिस्टेंट पुलिस अफसर की हत्या हो गई।
इसके बाद ही विदेशी निरंकुश शासन के खिलाफ प्रदर्शन के बाद दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई।